हेलो एवरीबडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 8 यूपी बोर्ड की जो आपकी इंग्लिश बुक है, दैट इज़ रेनबो बुक, उसका चैप्टर नंबर 14, दैट इज़ द मैन हु गेव विंग्स, द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। तो ये हम आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर की कवर करूंगी आज मैं एक्सप्लेनेशन, यानी लाइन बाय लाइन मैं इस चैप्टर को आज करूंगी एक्सप्लेन। तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में समझ लेते हैं कि चैप्टर आखिर किस बारे में है। तो जैसे कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आप ये पिक्चर देख रहे हैं, बहुत से बच्चे इनको जानते होंगे, बहुत से बच्चे इन्हें नहीं जानते होंगे। तो जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि ये है JRD टाटा, यानी कि जहांगीर रतनजी दादूभाई टाटा। ओके, ये कौन है? ये हमारे भारत के बहुत प्रसिद्ध बिजनेसमैन हैं। इनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिला गया है। ये बहुत सभी के आदर्श और काफ़ी महान है। तो आइए आज हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि इन्होंने भारत के लिए क्या क्या योगदान यानी कि अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। उससे पहले अगर हम ये इस टाइटल को देख लें, द मैन हु गेव विंग्स टू गेव इंडिया विंग्स, तो इसका मतलब यह है कि एक ऐसा आदमी जिसने हिंदुस्तान को क्या दिए? विंग्स, यानी कि पंख। और पंख जिसको मिल जाते हैं उसे उड़ान भरने की ताकत हो जाती है और वो हमेशा सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ चलता है, यानी लाइफ में हमेशा सफल होता है, सक्सेसफुल ही होता है। तो हिंदुस्तान को जिस इंसान ने पंख दिए यानी सक्सेसफुल बनाया, वो थे JRD टाटा। तो आइए हम इस चैप्टर में आज पढ़ें कि इन्होंने क्या अपना योगदान दिया जिससे हिंदुस्तान को अपने पंख मिल गए अपनी उड़ान भरने के लिए, यानी कि सक्सेसफुल बनने के लिए। ओके, लेट्स बिगिन। डू यू नो द नेम ऑफ द मैन हु गेव इंडिया विंग्स? इट वॉज जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा. He was popularly known as JRD. He was born in Paris in July 29, 1904. His father, Ratanji Dadabhai Tata, was Parsi and mother Suzanne Brare was French. Tata's childhood was spent traveling between France and India. तो पहला हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है चैप्टर में कि क्या आप उस इंसान का, उस आदमी का नाम जानते हैं जिसने हिंदुस्तान को अपने उसके पंख, उसके विंग्स दिए हैं? वो और कहीं नहीं, वो थे जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। उस पूरे इंसान का नाम था जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, जिसको पॉपुलरली यानी कि वो किस शॉर्ट फॉर्म में किस नाम से फेमस था? JRD टाटा, यानी जहांगीर का J, रतनजी का R और दादाभाई का D। तो JRD टाटा के नाम से वो फेमस थे। इनका जन्म पेरिस में हुआ था। किस तारीख को? 29 जुलाई 1904 में। इनके जो पिता थे, इनके जो फादर थे, उनका नाम था रतनजी दादाभाई टाटा। वो एक पारसी थे। क्या थे? पारसी धर्म के थे। और जो इनकी मदर थी, जिनका नाम था, इनकी माता का नाम था सुजैन ब्रारे, वो एक फ्रेंच थी, यानी कि फ्रांस की नागरिक थी। ओके, जो JRD टाटा थे, मतलब जो हमारे JRD टाटा जिनके बारे में हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, उनका जो बचपन के दिन थे वो हमेशा कैसे निकले? कभी फ्रांस के बीच और इंडिया के बीच यात्रा करते, यानी कभी हिंदुस्तान आ रहे हैं, कभी फ्रांस, थोड़े वक्त कभी इंडिया, कभी फ्रांस, कभी इंडिया, कभी फ्रांस। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में यात्रा करते वक्त, ट्रैवल करते हुए उनका पूरा बचपन बीत गया। Some people said in jest that he got his surname from an ancestor who stood on the shores of Bombay and waved Tata to the departing ships. तो पहले इंपॉर्टेंट वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं। जेस्ट का मतलब क्या होता है? जोक में, जब कोई चीज़ मजाक में बोली जाती है। ओके, सरनेम का मतलब क्या होता है? उपनाम। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज़ अनीशा केशरवानी, तो केशरवानी मेरा सरनेम हुआ, दैट मीन्स मेरा उपनाम। ओके, एंसेस्टर का मतलब क्या होता है? हमारे पूर्वज, हमारे खानदान में जो हमारे दादा के जो दादा जो पूर्वज थे, उनको हम एंसेस्टर्स कहते हैं। शोर्स का मतलब समुद्र का जो किनारा, जो तट होता है वो। बॉम्बे, आज के ज़माने में जिसे हम मुंबई कहते हैं, उस ज़माने में उसका नाम बॉम्बे हुआ करता था। डिपार्टिंग शिप्स मतलब जाते हुए जहाज़, जो जहाज़ वहाँ से जा रहे हैं, बड़े बड़े शिप्स। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ लोग ऐसा करते थे मजाक में कि भाई जो JRD टाटा है, उनको सरनेम जो था उनको अपने एक पूर्वज से मिला है। वो पूर्वज बॉम्बे के जो समुद्र के तट पे खड़े हुए थे, पानी के तट पे खड़े हुए थे उनके पूर्वज, और कुछ शिप्स, कुछ बड़े बड़े जहाज़ वहाँ से डिपार्ट कर रहे थे, जा रहे थे, और उन जाते हुए जहाज़ों को वो बोल रहे थे टाटा, और इस वजह से उनको उनका सरनेम मिल गया टाटा। तो लोग ये सब बातें मजाक में भी कहते हैं उनके सरनेम के बारे में। In 1924, at the age of 20, as a French citizen, he was recruited into the French army. A year later, he was sent to England to prepare for admission in Cambridge University.
रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, भर्ती किया। ओके, तो सन 1924 में जब वो 20 साल की उम्र के थे, तब एक फ्रेंच सिटीजन होने के नाते, यानी एक फ्रांस के नागरिक होने के नाते उनको कहाँ भर्ती कराया गया, फ्रेंच आर्मी में, यानी फ्रांस की फौज में। अब फ्रेंच सिटीजन कैसे हुए वो, क्योंकि उनकी जो माँ सुजैन ब्रेरे थी वो एक फ्रेंच थी, यानी फ्रांस की नागरिक थी, तो बाय बर्थ उनको क्या मिल गई, फ्रांस की नागरिकता मिल गई। तो फिर 20 साल की उम्र में उनको फ्रांस की फ़ौज में भर्ती कराया गया, और फिर 1 साल बाद उनको इंग्लैंड भेजा गया ताकि वो प्रिपरेशन कर पाए, तैयारी कर पाए, किस में दाखिला कराने की, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। जो यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं इंग्लैंड की बहुत महान और बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ से बहुत महान हस्तियों ने पढ़ाई करी है। तो यहाँ पर इनको फिर 1 साल बाद बोला कि भाई अब आप तैयारी करो और यहाँ जाना है, यहाँ इंग्लैंड भेजा गया उनको। But his father Ratanji asked him to return to Bombay to work in his steel plant called the Tata Steel Industry. लेकिन जब वो 1 साल बाद जब उनको भेज दिया गया, उसके 1 साल बाद जो उनके पिताजी रतन जी थे, उन्होंने बोला उनको वापस लौटने को बॉम्बे, बोला तुम बॉम्बे वापस लौट कर आ जाओ। क्यों? क्योंकि जो उन्हीं का खुद का स्टील प्लांट था, स्टील प्लांट यानी कि जो स्टील बनाने की जो इंडस्ट्री थी जहाँ पे स्टील बनाया जाता है, बोला उन्हीं के खुद के स्टील प्लांट में आओ और हमारे घर के बिजनेस में ही तुम काम करो, जिसका नाम था टाटा स्टील इंडस्ट्री। बोला तुम यहीं पे आके काम करो। His father did not consider a college degree necessary to succeed in life. A year later, Ratanji died. His eldest son and heir, Jahangir, inherited the dictatorship of Tata Sons and Board. उसके बाद क्यों बुलवा दिया था अपनी कंपनी में काम करने के लिए? क्योंकि जो उनके पिता थे रतन जी, वो उनका ये मानना था कि आपको अगर लाइफ में सक्सीड होना है, अगर सफलता प्राप्त करनी है अपने जीवन में, तो उसके लिए आपको किसी कॉलेज की डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर हुनर होना चाहिए, सब कुछ पॉसिबल है। और ये बोलने के 1 साल बाद ही रतन जी यानी कि JRD टाटा के जो पिता हैं रतन जी, उनकी मौत हो गई, वो गुजर गए, उनकी डाई हो गए। और उनकी मौत के बाद, उनकी डेथ के बाद, जो उनका सबसे बड़ा बेटा था, जो कि टाटा परिवार का आयर था यानी उत्तराधिकारी था, यानी जो सबसे बड़ा बेटा था, जिसका नाम था जहांगीर, जिनके बारे में आज हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, उन्होंने टाटा सन्स एंड बोर्ड जो कंपनी थी उसमें उन्होंने क्या किया, डिक्टेटरशिप यानी जो हेड का पद था वो इनहेरिट किया, यानी कि हेड का पद उन्होंने, उस पद पर वो खड़े हुए। कौन? उनके फादर के डेथ के बाद जहांगीर ही खड़े हुए अपने टाटा सन्स एंड बोर्ड के हेड के पद के लिए, पोस्ट के लिए। ओके, JRD became India's first licensed pilot in 1929. It was JRD who gave India wings to fly in 1932. JRD set up Tata Aviation Service by piloting the first flight himself from Karachi to Bombay in a small aircraft. अब JRD ने तो ये सब किया ही क्या, इसके अलावा JRD ने क्या किया, वो हिंदुस्तान के पहले लाइसेंस्ड पायलट बन गए ईयर 1929 में। यानी पहले ऐसे पायलट थे जो जहाज़ चलाते थे, एरोप्लेन चलाते थे, जिनको लाइसेंस मिल गया था। वो कौन थे? JRD ही थे। और JRD ही थे जिन्होंने भारत को पंख दिए थे, यानी कि उड़ान भरने की हिम्मत दी थी सन 1932 में। कैसे? क्योंकि JRD ने यानी जहांगीर ने टाटा एविएशन सर्विस खोली थी, यानी कि हवाई जहाज़ उड़ाने की जो सर्विस होती है, हवाई जहाज़ उड़ाने की जो पूरा एक एविएशन सर्विस खोली थी उन्होंने, वो उन्होंने क्या करी थी, सेटअप करी थी। और कैसे सेटअप करी थी? उस ज़माने में उन्होंने खुद एक छोटा सा एयरक्राफ्ट यानी एक छोटा सा एरोप्लेन चलाया था कराची से लेके बॉम्बे तक। कराची कहाँ है? पाकिस्तान में है। ओके, तो कराची से लेके बॉम्बे तक यानी पाकिस्तान से लेके हिंदुस्तान तक एक छोटा सा एरोप्लेन वो खुद चला कर आए थे। और ये पहला उन्होंने जो ये यात्रा करी थी ये खुद उन्होंने चलाई थी। तो इस हिसाब से वो पहले हिंदुस्तानी पायलट थे जिनको लाइसेंस मिल गया था एरोप्लेन चलाने का। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये एविएशन सर्विस भी खोली थी, जिस वजह से हिंदुस्तान को उनके पंख मिल गए थे। JRD at the age of 34 was elected the chairman of Tata and Sons in 1938, making him the youngest head of the largest industrial group in India. अब जो JRD थे वो 34 साल की उम्र में उनका इलेक्शन हुआ, यानी उनको निर्वाचित किया गया किस पोस्ट के लिए? चेयरमैन ऑफ टाटा एंड सन्स इन 1938, यानी कि 1938 में उनको जो टाटा एंड सन्स कंपनी थी उसके चेयरमैन, उसके हेड की जो चेयर होती है, चेयरमैन की जो सीट होती है, उसके लिए उनको निर्वाचित किया गया कि इलेक्ट किया गया कि जहांगीर बैठेंगे चेयरमैन की सीट पे। और पूरी इंडस्ट्रियल ग्रुप इंडिया जो था, मतलब हिंदुस्तान में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी उसमें अगर देखा जाए तो जहांगीर सबसे यंगेस्ट हेड थे। यानी आज तक 34 साल का
कोई भी चेयरमैन नहीं बैठा है, सब बड़ी उम्र के ही बैठे हैं, लेकिन जेआरडी सबसे कम उम्र के हिंदुस्तान के सबसे पहले चेयरमैन यानी कि मालिक बने। In 1948, Air India was launched jointly by JRD and the Indian government. In 1953, JRD was made the chairperson of Air India. तो सन 1948 में जो एयर इंडिया कंपनी है, जो एरोप्लेन्स की जो एयर इंडिया कंपनी है, वो लॉन्च करी गई, यानी कि वो खोली गई। कैसे? भारतीय सरकार और जेआरडी टाटा के सहयोग से, यानी जेआरडी ने और भारत सरकार ने मिलके कौन सी कंपनी लॉन्च करी? एयर इंडिया लॉन्च करी। और सन 1953 में जेआरडी को चेयरपर्सन यानी मालिक बना दिया गया एयर इंडिया कंपनी का, यानी हिंदुस्तान की सरकार के साथ उन्होंने मिलकर खोली थी। और 53 में यानी 53 ईयर में 1953 में उनको चेयरपर्सन ही बना दिया, पूरा मालिक ही बना दिया एयर इंडिया कंपनी की। फॉर द नेक्स्ट 25 years ही वर्क टायरलेसली टू मेक एयर इंडिया सक्सेसफुल। और फिर जब उनको मालिक बना दिया गया तो उनके जीवन के पूरे आगे के जो 25 साल थे उन्होंने टायरलेसली यानी बिना थके बहुत कठिन परिश्रम, मेहनत और हार्डवर्क करके एयर इंडिया कंपनी को सफल बना दिया, यानी सक्सेसफुल बना दिया। JRD excelled not only as an aviator but also as a philanthropist, educationist, sportsman, poet and sculptor। तो JRD ने एक्सेल्ड किया माने कि बहुत अच्छा किया, यानी JRD ने ना ही सिर्फ एक एविएटर होने के तौर पे एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिया। एविएटर कौन होता है? वो इंसान जो हवाई जहाज़ चलाता है, जो पायलट होता है, जो हवाई जहाज़ कंपनियों का मालिक होता है और पायलट प्लेन चलाना भी जानता है। तो JRD ने ना सिर्फ एक एविएटर होने के तौर पर बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा एक्सीलेंट जॉब किया, पर वो एविएटर होने के अलावा फिलेंथ्रोपिस्ट भी थे, यानी कि वो मानवतावादी भी थे, बहुत चैरिटी करते थे, दान वान पैसा वैसा चैरिटी में देना बहुत करते थे। वो एक एजुकेशनिस्ट भी थे, यानी शिक्षाविद भी थे, शिक्षा को सपोर्ट करते थे और उन्होंने कई सारे NGOs को चैरिटी में यानी कि दान में, डोनेशन में पैसा दिया कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। स्पोर्ट्समैन, वो एक खिलाड़ी भी थे। पोएट यानी वो एक कवि भी थे, कविताएं भी लिखते थे। एंड अ स्कल्प्टर, वो एक स्कल्प्टर भी थे, यानी मूर्तिकार भी थे, मूर्तियां तक बनाने का उनको शौक था। तो सोचिए एक इंसान कितना क्रिएटिव हो सकता है। He received the highest civilian award, the Bharat Ratna, in 1992 from the Indian government। और उनको यही नहीं, यहाँ तक कि सन 1992 में उनको भारत सरकार द्वारा जो सबसे बड़ा हमारे देश का सिविलियन अवार्ड होता है, जिसका नाम है भारत रत्न अवार्ड, भारत रत्न पुरस्कार, उनको भारत सरकार द्वारा 1992 में उनको दिया गया। उसकी फोटो भी देख सकते हैं आप उनको, जब उनको ये अवार्ड मिल रहा था। JRD's last major public statement was an appeal to Indians to maintain peace. He breathed his last on November 29, 1993. Do you know JRD Tata was not only a director of the Tata company but also a great human being। अब ये बताया जा रहा है कि जो JRD टाटा थे उनका लास्ट आखिरी मेजर पब्लिक स्टेटमेंट, यानी कि आखिरी जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट सार्वजनिक स्टेटमेंट जो उन्होंने दुनिया के सामने दिया था, वो एक अपील थी, यानी एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट थी भारतीयों के लिए कि शांति बनाए रखो आप देश में, मेंटेन पीस। और उन्होंने अपनी आखिरी सांस 29 नवंबर 1993 में ली थी, अपनी आखिरी सांस, यानी ये उनकी डेथ की डेट है, मौत की उनकी जो डेट है वो है। और फिर हमसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप ये बात जानते हैं कि जो JRD टाटा थे वो ना सिर्फ डायरेक्टर नहीं थे टाटा कंपनी के, यानी सिर्फ टाटा कंपनी के मालिक नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत महान इंसान भी थे, बहुत ग्रेट ह्यूमन बीइंग भी थे। He made sure that 75% of the company's profit was spent on looking after the workers and those in need। उन्होंने ये मेक श्योर किया, यानी उन्होंने ये दावा किया, उन्होंने ये चीज़ डेफिनेटली की कि उनकी कंपनी का जो 75% प्रॉफिट है, यानी उनकी कंपनी में 75% जो मुनाफा हो रहा है वो कहाँ खर्च किया जाएगा? वो खर्च किया जाएगा उनकी कंपनी के वर्कर्स पे, यानी जो उनकी कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, लेबर्स हैं, उनकी अच्छाई के लिए, उनकी बढ़ाई के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च किया जाएगा। एंड दोज इन नीड, और उन सारे लोगों के लिए खर्च किया जाएगा ये पैसा जो लोग नीड में है, यानी जो लोग ज़रूरतमंद है। तो ये वो सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत अच्छे इंसान भी थे जो चैरिटी करते थे, दान, डोनेशंस, क्या क्या करते थे, मतलब प्रॉफिट का, मुनाफे का 75% ही पूरा खर्च कर देते थे सबकी भलाई के लिए। तो बहुत महान इंसान भी वो थे। When you work as if everything depends on you. When you pray
प्रे एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड बाय जे.आर.डी. टाटा। यानी उनके मुंह से दिए गए कुछ महान शब्द यहाँ पर दिए गए हैं जो टाटा ने कहे थे। टाटा ने दुनिया को कहा था व्हेन यू वर्क, जब भी आप काम करो, कोई सा भी काम करो, वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, ऐसे काम करो कि सब कुछ आप ही पर डिपेंड करता है, यानी सब कुछ आप ही पर निर्भर करता है। यानी जब आप काम कर रहे हो तो ऐसे करो कि सब लोग मेरे पे डिपेंडेंट है, सब लोग मेरे पे निर्भर है, और सब काम खुद से करो, किसी की मदद मतलब सब खुद से करो। एंड वेन यू प्रे एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड, और जब आप प्रे करो यानी जब आप पूजा कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, भगवान से पूजा पाठ कर रहे हो, कुछ मांग रहे हो, तो ऐसे प्रेयर करो कि जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, यानी काम करते चलो और सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। आपका डेफिनेटली काम होगा और आप सक्सेसफुल यानी लाइफ में सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे। और ये कुछ ऐसे महान शब्द हैं जो किसने कहे थे? जे.आर.डी. टाटा ने, यानी जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा ने कहे थे। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये ब्यूटीफुल चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे जे.आर.डी. टाटा ने हिंदुस्तान को उनके पंख दिए थे। ओके, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।